A very good morning to all of you. Today we are going to summarize the chapter. So, the first is the fundamental organizational unit of life is the cell. मतलब सेल की जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, मतलब स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी, वो एक सेल है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. स्ट्रक्चरल मतलब जिस चीज़ से वो मिलकर बना है, और फंक्शनल मतलब वो सारे के सारे काम जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ में करता है. ठीक है. सेकंड है सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. सेल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है. द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल. ठीक है. किसी भी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसका एक एक्टिव पार्ट होती है. इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ऑर्डर्ड इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द आउटर एनवायरनमेंट. एक सेल और उसके आसपास का जो स्पेस है, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको ये रेगुलेट करती है. रेगुलेट मतलब कंट्रोल करती है, बिकॉज इट इज सिलेक्टिव परमिएबल. ठीक है. In plant cells, a cell wall composed mainly of cellulose is located outside the cell membrane. Plant cells में cell membrane के बाहर cell wall भी present होती है जो उसके shape को बनाए रखती है. ये mainly cellulose की बनी होती है. Cellulose भी एक substance होता है. The presence of cell wall enables the cell of plants, fungi and bacteria to exist in hypotonic media without bursting. ये हमने जब वाटर की मूवमेंट की बात की थी तब हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक. तो हाइपोटोनिक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वाटर आउटसाइड से सेल के इनसाइड यानी अंदर की तरफ एंटर करता है, और तब वो स्वेल होने शुरू हो जाता है जिसके कारण वो बर्स्ट हो सकता है. तो जो सेल वॉल है वो ऐसा नहीं होने देती है. नेक्स्ट है न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल मेम्ब्रेन एंड इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल. जैसे हम अपनी पूरी बॉडी का एक कंट्रोल स्टेशन ब्रेन कह सकते हैं, उसी तरह एक सेल के अंदर न्यूक्लियस पूरे सेल की एक्टिविटीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करके रखता है. जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, जो कि उसको सेल के बाकी ऑर्गेनल्स से सेपरेट करके रखता है. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शंस बोथ. देखो, दो इसके फंक्शन के बारे में बताए हुए हैं. एक तो वो पैसेज वे है, मतलब रास्ता, चैनल्स प्रोवाइड करता है. ठीक है. एंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस, और उसके सरफेस पर बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर भी होती हैं. जैसे राइबोसोम्स उसके साथ अटैच होते हैं, तो वो प्रोटीन्स को दूसरी जगह पहुंचाने में, सेल के अंदर या सेल के बाहर पहुंचाने के लिए चैनल्स प्रोवाइड करता है. द गोल्गी एपरेटस. गोल्गी एपरेटस, द गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स. अब ये स्टैक्स क्या होते हैं? स्टैक्स मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे, ये जो वेसिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे पैरेलली लोकेटेड होते हैं, तो हम इनको एक स्टैक्स कहते हैं. ठीक है. एक दूसरे के ऊपर अरेंज होना. स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दैट फंक्शन इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल. सेल जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाता है वो सारी की सारी गोल्गी एपरेटस अपने में स्टोर करता है, उनको मॉडिफाई करता है और पैक करके दोबारा से सेल के अंदर जहां भी उनका टारगेट ऑर्गेनल होता है वहां पर उसको पहुंचा देता है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल के बाहर भी जानी होती हैं, तो उनकी भी स्टोरेज और पैकिंग का काम ये गोल्गी एपरेटस के द्वारा किया जाता है. मोस्ट प्लांट सेल्स हैव लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कॉल्ड प्लास्टिड्स विच आर ऑफ टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ये हमने भी डिस्कस किया था पहले कि प्लांट सेल्स के पास प्लास्टिड्स होते हैं जो कलर्ड यानी क्रोमो यानी कलर्ड
होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं। इनमें से जो क्रोमोप्लास्ट हैं वो लीव्स को कलर देते हैं, फ्लावर्स को कलर देते हैं, फ्रूट्स को कलर देते हैं। मतलब एक प्लांट के अंदर जो हमको कलर्स दिखाई देते हैं, दैट ऑल आर प्रोवाइडेड बाय द क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। अब वैसे हायर क्लासेस में हम क्रोमोप्लास्ट को भी ग्रीन और नॉन ग्रीन कलर में पढ़ते हैं। अभी आप इतना ही जान लीजिए कि जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो ग्रीन कलर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। इसके अलावा जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं उनका काम स्टोरेज का होता है। नेक्स्ट, मोस्ट मैच्योर प्लांट्स हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब प्लांट सेल में हमने जब वैक्यूल डिस्कस किया था तब ये डिस्कस किया था कि 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय दिस स्ट्रक्चर वैक्यूल। ठीक है। वैक्यूल क्या करता है? टर्जिडिटी, मतलब उसको एक स्वेलिंग प्रदान करता है और अपने अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट और इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी वो स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स बच्चों ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो उसका न्यूक्लियस होता है वो भी कवर्ड नहीं होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है। इनके पास राइबोसोम्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। Cells in organisms divide for growth of body, for replacing dead cells and for forming gametes for reproduction. बच्चों हमारी बॉडी में अगर हम अपने ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर भी दो तरह के सेल्स होते हैं। एक नॉर्मल सेल्स जिनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिंग सेल्स। ठीक है, जो हमारे लिए गैमीट फॉर्मेशन का काम करते हैं। ठीक है, अगर गैमीट्स नहीं बनेंगे तो रिप्रोडक्शन आगे नहीं होगा। तो ये दो तरह से हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं और हमारे शरीर में डेड सेल्स को रिप्लेस करते रहते हैं। हमने पहले भी जिक्र किया था कि अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो वहाँ सेल ग्रो करके उस घाव को भर देते हैं। तो ये समरी थी चैप्टर की। होपफुली आप सबको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी at any time. Thank you.